हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट होने वाला है। और अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आपका इंट्रोडक्शन हम नर्वस सिस्टम का पढ़ चुके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग पूरी कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग। ठीक है, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग हम आज पढ़ने वाले। तो आइए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखते हैं। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो पूरा डिटेल से हमने पढ़ा था, उसकी दवाई हमने सारी पूरी डिटेल से पढ़ी थी। आपको समझ में आया होगा और आपने अगर लगातार क्लास ली होगी तो आपने कहीं ना कहीं उसका अपने जीवन में यूज भी देखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग। इस ड्रग को स्टार्ट करते हैं हम एक बाई वन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टमक से स्टार्ट करेंगे। स्टमक से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक स्टमक का ट्यूब्यूल है। ये क्या है? स्टमक का ट्यूब्यूल है। ठीक है। और स्टमक की ट्यूब्यूल किस सेल से मिलके बनी होती है? पैराइटल सेल से मिलके बनी होती है। किस सेल से मिलके बनी होती है? पैराइटल सेल से मिलके बनी होती है, आपको पता होगा। ओके। यहाँ पे एक पंप होता है। यहाँ पे एक पंप होता है और इस पंप का नाम क्या है? इस पंप का नाम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। इस सेल का नाम क्या है? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल। ठीक है। अब साहब हम आगे बढ़ते हैं। इस पैराइटल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। इस पैराइटल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है M3 रिसेप्टर। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो चुके कि सर ये M3 रिसेप्टर? आपने बताया था पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ बाकी काम बाद में। तो खाओ पियो मतलब पहला हम यहाँ पे M1 रिसेप्टर पढ़ना चाहिए था ना कि सर M1 रिसेप्टर स्टमक में होता है, M1 रिसेप्टर होता है। हमने यही पढ़ा अभी तक। ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या बात करें कि साहब M3 रिसेप्टर पाया जाता है पैराइटल सेल पे, फिर M1 रिसेप्टर कहाँ पे होता है? जो नर्व इस पैराइटल सेल को सप्लाई होती है, या मैं कह सकता हूँ कि गैस्ट्रिक गैंग्लिया या नर्व, ये क्या है? एक गैस्ट्रिक गैंग्लिया है। गैस्ट्रिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक गैंग्लिया या न्यूरॉन आप इसको बोल सकते हो। ये न्यूरॉन क्या करता है? इस न्यूरॉन पे एक रिसेप्टर होता है। ये न्यूरॉन पे एक रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है M1 रिसेप्टर। ये M1 रिसेप्टर जब स्टूमुलेट होता है, ये M1 रिसेप्टर जब स्टूमुलेट होता है तो यहाँ से सिक्रेशन होता है किसका? एसिटाइल कोलाइन का। किसका? एसिटाइल कोलाइन का सिक्रेशन होता है। और ये एसिटाइल कोलाइन बाद में M3 रिसेप्टर पे काम करता है और पैराइटल सेल अपना काम करती है। आप सभी को समझ में आई चीज़ें? आप ये बोल सकते हैं कि M3 रिसेप्टर पैराइटल सेल पे होता है, लेकिन M1 रिसेप्टर जो गैंग्लिया सप्लाई करता है पैराइटल सेल को, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है और एसिटाइल कोलाइन रिलीज करता है और ये एसिटाइल कोलाइन आपका काम करता है M3 रिसेप्टर पे, पैराइटल सेल पे काम करने वाला है। स्टमक की बात करें तो आप सभी को पता है कि स्टमक पे कुछ सेल पाई जाती है, जैसे सबसे पहला म्यूकस नेक सेल। कौन सी होती है? म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल। और ये म्यूकस नेक सेल काम क्या करती है? ये म्यूकस नेक सेल सिक्रेट करती है म्यूकस का। म्यूकस का क्या करती है? सिक्रेशन करवाती है। एक होती है पेप्टिक या चीफ सेल, एक होती है पेप्टिक। पेप्टिक पेप्टिक या चीफ सेल या चीफ सेल। चीफ सेल ये क्या काम करती है? पेप्टिक या चीफ सेल काम क्या करती है? आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का एक इनेक्टिव फॉर्म होता है प्रोपेप्सिनोजन। क्या नाम होता है उसका? प्रोपेप्सिनोजन या प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन आप बोल सकते हो। तो साहब ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन आपका पेप्टिक या चीफ सेल से ही सिक्रेट होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है? सिक्रेट होता है। सिक्रेट प्रो एंजाइम प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जिसके आगे जन लगा वो इनएक्टिव हो गया। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है पेप्टिक या चीफ सेल से।
एक और सेल होती है जिसको आप पैराइटल या ऑक्सीडेंटिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराइटल। पैराइटल, पैराइटल या ऑक्सीडेंटिंग, ऑक्सीडेंटिंग सेल। इसी सेल की अभी बात कर रहे हैं आपके सामने हम। ये क्या काम करती है? ये पैराइटल या ऑक्सीडेंटिंग सेल काम क्या करती है? ये HCl का सिक्रेशन बढ़ाती है, ठीक है। और क्या करती है? इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका भी सिक्रेशन करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रेशन करती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर वही इंट्रिंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्बन में काम आता है। मतलब अगर मैं इसकी बोलूँ, हेल्प 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 टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब विटामिन B12, ठीक है। तो ये कुछ सेल पाई जाती है, म्यूकस स्नेक सेल बोल सकते हो, पेप्टिक सेल बोल सकते हो, आप पैराइटल सेल बोलते हो। ये कुछ 3 प्रकार की सेल होती है और ये तीनों प्रकार की सेल कहाँ पाई जाती है? ये स्टमक में पाई जाने वाली है। अगर मैं पैराइटल सेल की बात करूँ तो पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, इस पैराइटल सेल पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? M3 रिसेप्टर पाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? इस पैराइटल सेल पे M3 रिसेप्टर पाया जाता है। ये काम क्या कर रहा है M3 रिसेप्टर? ये M3 रिसेप्टर HCl का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, एसिडिटी कोज कर रहा है। और क्या काम कर रहा था? इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है इसका भी सिक्रेशन क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई? अब साहब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये M3 स्टूमुलेट होने पे ऐसा कुछ करता है। M3 स्टूमुलेट होएगा तो HCl का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एसिडिटी होएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पैरा सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग पढ़ रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं M3 को ब्लॉक करना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? M3 को ब्लॉक करना चाहते हैं। समझ में आई यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे? M3 को ब्लॉक करेंगे। और M3 को ब्लॉक करके हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं एसिडिटी को कम करने वाले। कौन कौन सी दवा है जो ऐसा कुछ करेगी और एसिडिटी को कम करेंगी? कौन कौन सी दवा है, आइए पढ़ते हैं। एक होती है पिरिंजेपाइन। कौन सी होती है? पायरेन, पायरेन जेपाइन, पायरेन जेपाइन। एक होती है टेलेन जेपाइन, टेलेन जेपाइन। ये जो दोनों दवा होती है, पायरेनजेपाइन और टेलेंजेपाइन, ये सिलेक्टिव क्या होती है? ये सिलेक्टिव, सिलेक्टिव M1 ब्लॉक होती है। सिलेक्टिव M1 ब्लॉकर होती है। हैशटैग का मतलब यहाँ पे ब्लॉकर से लिया जाएगा। अब साहब M1 ब्लॉक हो चुका है। M1 क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। M1 यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है कहीं ना कहीं। तो ये जो आप रिसेप्टर देख रहे हैं, कौन सा रिसेप्टर? ये M1 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक हो चुका तो एसिटाइल नहीं आएगा, M3 को स्टिमुलेट नहीं करेगा, एसिड नहीं आएगा। एसिड नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं एसिडिटी से क्या मिलने वाला है? फायदा मिलने वाला। यहाँ तक समझ में आया? तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे M1 ब्लॉक हुआ, M1 ब्लॉक हुआ तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमें फायदा मिला। पेशेंट को स्टमक में एसिडिटी कम हुआ M1 ब्लॉक होने से। कौन कौन सी दवा है आपका? पेरेंजेपाइन और टेलेन जेपाइन, ये 2 प्रकार की क्या है आपके सामने? दवा होने वाली। यहाँ तक समझ में आया? ओके, एक एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज और पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे? आप अगर M1 ब्लॉकर की बात करेंगे, M1 ब्लॉकर की बात करेंगे तो आप क्या एट्रोपिन दे सकते हैं? एट्रोपिन, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं M1 M2 M3 ब्लॉक करती है। एट्रोपिन। एक और होता है स्कोपोलेमाइन, स्कोपोलेमाइन। तो ये क्या है आपका? ये भी M1 को ब्लॉक करती है, लेकिन हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है केवल M1 को ब्लॉक करेगी। और ये जो आपके सामने एट्रोपिन और स्कोपोलेमाइन जो दवा है, ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव है। क्या है? नॉन सेलेक्टिव है। क्या है ये? ये एक नॉन सेलेक्टिव दवा होने वाली है।
ये M1 M2 M3 को तीनों को कहीं ना कहीं क्या करती है, ब्लॉक करती है। ठीक है, अब हमने स्टमक की बात कर ली, अब दूसरा हम हार्ट की बात कर लेते, दूसरा हम हार्ट की बात कर लेते। पहले हमने खा लिया पी लिया, अब हम दिल लगाने की बात करते, हार्ट की बात करते। आइए, हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है, M2 रिसेप्टर होता है। पढ़ क्या रहे हैं, पैरा सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग, मतलब हम M2 ड्रग को ब्लॉक, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। या मैं कह सकता हूँ क्या पढ़ रहे, M2 ब्लॉकर पढ़ेंगे। ठीक है, M2 ब्लॉकर पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो M2 ब्लॉक होती है, M2 ब्लॉक होती है तो क्या होता, हार्ट रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि M1 क्या कराता था, हार्ट रेट को कम कराता था। अब हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो हार्ट रेट कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो मैं इसका यूज कहाँ कर सकता हूँ, यूज इन ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में यूज करेंगे। और कहाँ यूज करेंगे, अगर एवी ब्लॉक हो, आर्टरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉकिंग देखने को मिलती है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, M2 ब्लॉकर का यूज कर सकते हैं। कौन सा, एवी ब्लॉकर, एवी ब्लॉकर। ठीक है, एवी ब्लॉकर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते, एवी ब्लॉकर में भी हम यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस बोलेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस बोलेंगे। अगर इस केस में आप M2 ब्लॉकर देंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे डीओसी। डीओसी कौन सा, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होने वाली है। तब यहाँ पे आप एक कहानी ध्यान से पढ़िएगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपने देखा कि साहब मरीज के अंदर ब्रेडिकार्डिया हुआ है, मरीज के अंदर क्या हुआ है, मरीज के अंदर हार्ट रेट कम हुआ है। ऐसा आप मरीज के पास गए, हार्ट रेट क्यों कम हो सकता है, क्योंकि साहब M2 क्या हुआ है, स्टूमुलेट हुआ है, इनहिबिट, साहब स्टूमुलेट हुआ है। अब आप क्या करोगे, हम कहीं ना कहीं इस M2 को ब्लॉक कर देंगे, फिर उससे क्या होएगा, उससे हार्ट रेट बढ़ने वाला है, ऐसा हम पढ़ेंगे। अब हार्ट रेट बढ़ने वाला है तो यही तो हमें चाहिए, क्योंकि ब्रेडी कार्डिया हुआ है, हार्ट रेट कम हुआ तो हार्ट रेट को बढ़ा दो भाई, ऐसा ही तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, एक महत्वपूर्ण बात डायग्राम से पढ़ते हैं। ये एक न्यूरॉन है, उसका ये टर्मिनल पार्ट है, और ये उसका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आ गया। ठीक है, आपको पता है ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, यहाँ पे जैसे अगर M1 रिसेप्टर है, यहाँ पे M2 रिसेप्टर है, यहाँ पे M3 रिसेप्टर है। जैसे ही यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है, ये यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है, और अपना असर दिखाता है। अब साहब एसिटाइल कोलाइन आ चुका है, लेकिन एक बात और होती है, ये जो M1 और ये M2 रिसेप्टर होते हैं, या आपके यहाँ पर भी होते हैं, या अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे M1 रिसेप्टर, और यहाँ पे देखो तो ये M2 रिसेप्टर होते हैं। जो M1 और M2 रिसेप्टर आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे होते हैं, इनको प्री सिनेप्टिक मस्करेनिक रिसेप्टर बोलने वाले हैं। तो इन्हीं रिसेप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे, इन्हीं रिसेप्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। प्री सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक मस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है, और कौन कौन से रिसेप्टर हमने पढ़े थे, हमने एक पढ़ा था आपका M1 रिसेप्टर, एक पढ़ा था हमने M2 रिसेप्टर। अगर मैं M1 रिसेप्टर की बात करूं, अगर ये स्टूमुलेट होता है, ये स्टीमुलेट होता है, तो ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर 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 को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को कम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की मात्रा को कम करता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके M2 रिसेप्टर की बात कर रहा हूं, न्यूरोट्रांसमीटर को कम करता है। अब साहब न्यूरोट्रांसमीटर की यहाँ जब बात आती है तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन, एसिटाइल कोलाइन,
एसिटाइल कोलाइन। मतलब क्या होने वाला है इसका, अगर मैं आपके इस M1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूंगा, स्टिमुलेट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलाइन के लेवल की मात्रा को बढ़ाएगा, रिलीज बढ़ा देगा एसिटाइल कोलाइन का, बहुत ज्यादा एसिटाइल कोलाइन आएगा। लेकिन अगर मैं M2 की बात करूंगा तो ये एसिटाइल कोलाइन के लेवल को कम करने वाला है, एसिटाइल कोलाइन के लेवल को कम करने वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ आपके सामने। ये सेम एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। मुझे पता है कि साहब यहाँ पे M1 रिसेप्टर है, यहाँ पे M2 रिसेप्टर है, यहाँ पे M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। जैसे ही नॉर्मली एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे आया, ठीक है, देखो ये एसिटाइल कोलाइन यहाँ चलेगा, यहाँ जाएगा, कितनी दूरियां है, दूसरे न्यूरॉन तक जाना है, ठीक है। अर्थ से आपको कहाँ पे जाना है, आपको दूसरे प्लेनेट पे जाना है, ठीक है, बहुत दूरियां है। तो पहले क्या काम करेगा, पहले दूर काम करेगा या पास में काम करेगा, पास में काम करेगा। तो ये एसिटाइल कोलाइन कहने की सबसे पहले अपने पास वाले न्यूरॉन पे काम करता है। कहाँ काम करता है, पास वाले न्यूरॉन पे काम करता है। और जनरली ये देखा जाता है कि जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे M2 रिसेप्टर की मात्रा ज़्यादा है, M2 रिसेप्टर की मात्रा ज़्यादा है। तो शुरू के अंदर बात, इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ। इनिशियल फेज में क्या होता है, इनिशियल फेज में क्या होता है कि साहब आपने क्या दिया, एट्रोपिन दिया, एट्रोपिन दिया। एट्रोपिन ने क्या कर दिया, एट्रिन M1 को ब्लॉक कर दिया, M2 को ब्लॉक कर दिया, M3 को भी, जो कि पोस्ट होता है, इसको भी ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया। अगर सबसे पहले देखें तो कहीं ना कहीं पास वालों को ब्लॉक किया जाता है। M1 इनिशियली ब्लॉक हुआ, M2 इनिशियली ब्लॉक हुआ, ठीक है। अगर M1 इनिशियली ब्लॉक होता है और M2 इनिशियली ब्लॉक होता है, हमें पता है जो कौन सा वाला इनिशियली, कौन सा वाला, प्री सिनेप्टिक वाला, प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब साहब यहाँ पे M1 ब्लॉक हुआ, M1 का मेनली काम क्या था कि ये एसिटाइल कोलाइन के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन ब्लॉक हो चुका, ये एसिटाइल कोलाइन के लेवल को कम करेगा, ठीक है। अब आपकी बात करते किसको, M2 ब्लॉकर की बात कर लेते। जनरली हमें पता है कि M2 ब्लॉकर एसिटाइल कोलाइन के लेवल को कम करता है, एसिटाइल कोलाइन के लेवल को जनरली आपका M2 ब्लॉकर क्या करता है, कम करता है, यही होता है ना, M2 जनरली कम करता है। अब साहब M2 ने कम किया, आपने ब्लॉकर दे दिया, तो एसिटाइल कोलाइन लेवल बढ़ेगा या घटेगा, साहब एसिटाइल कोलाइन लेवल अब बढ़ेगा इस केस के अंदर। और ये मैंने इतना सारा क्यों बढ़ाया है, क्योंकि मैंने वहां पे बता रखा है कि M1 की तुलना में M2 ज्यादा होता है, तो इसलिए एसिटाइल कोलाइन कम तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, लेकिन ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये कितना ज़्यादा हो जाता है, कितना ज़्यादा हो जाता है, एसिटाइल कोलाइन ज़्यादा हो जाता है। ये कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलाइन कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, इस एरिया में एसिटाइल कोलाइन ज़्यादा हुआ है। ये कब ज़्यादा हुआ है, जब आपने क्या दिया, एट्रोपिन दिया। क्या दिया, एट्रोपिन दिया। एट्रोपिन क्या है, ये एक एंटी कोलिनर्जिक दवा है, एंटी कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक दवा आपने दी, एट्रोपिन दी, एसिटाइल कोलाइन लेवल शुरू की फेज में ज़्यादा हो गया, शुरू की फेज में ये ज़्यादा हो गया, तो ये M1 पे काम करेगा, M2 पे काम करेगा, M3 पे काम करेगा। तो जैसे ही ये M2 पे काम करेगा, जैसे ही ये M2 पे काम करेगा, तो हार्ट रेट को यहाँ पे कम करने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे देखूँ, एट्रोपिन दिया आपने, एट्रोपिन दिया, पहले शुरू की बात कर रहा हूँ, कौन सी फेज की, इनिशियल फेज की बात कर रहा हूं, तो क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा, ब्रेडिकार्डिया। क्या किया इसने, ब्रेडिकार्डिया कर दिया, इनिशियल फेज की बात है, शुरुआत के 10 सेकंड तक इसने क्या किया, ब्रेडिकार्डिया कोच किया। अब आपने यहां तक देखा, इसने ब्रेडिकार्डिया भी कोच कर लिया। अब आपका एसिटाइल कोलाइन जो बड़ा है आपके सिनेप्स में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो बड़ा है, एट्रोपिन तो दिया है आपने, पीछे ये ब्लॉक कर चुका है कहीं ना कहीं, किस किस को ब्लॉक कर चुका है, इसको भी 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 ब्लॉक कर चुका है।
इनके ब्लॉक करने के बाद में ही तो एसिटाइल कोलिन के लेवल में थोड़ा गड़बड़ हुई थी। तो अब इसने क्या कर दिया, लास्ट में आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है इनको भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया। अब साहब आपका M2 ये भी ब्लॉक हो चुका है, और जब आपका ये M2 ब्लॉक हो चुका तो अब हार्ट रेट कम होएगा या ज़्यादा होएगा, सीधी सी बात है हार्ट रेट ज़्यादा होने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूँ कौन सी स्टेज की, लेटर डेट की बात करूँ या लेटर की बात करूँ है, तो ये टेकीकार्डिया कोज करेगा। ये इतना कुछ मैंने किसके लिए पढ़ा, ये मैंने एट्रोपिन के रिगार्डिंग पढ़ा था। मैंने एट्रोपिन क्यों दी थी, मैंने एट्रोपिन इसीलिए दी थी क्योंकि जो व्यक्ति है उसके अंदर हार्ट रेट कम हो रही है। आपने एट्रोपिन दी हार्ट रेट बढ़ाने के लिए दी, लेकिन जब आपने एट्रोपिन दी तो आपने देखा कि शुरू के अंदर थोड़ा हार्ट रेट कम हुआ, पहले पेरिकार्डिया था और थोड़ा सा और कम हो गया, लेकिन बाद में जब हमने देखा तो आपका ऑलमोस्ट जो हार्ट रेट थी, ओवरऑल जो हार्ट रेट थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। किस केस में, एट्रोपिन के केस में। यहाँ तक आपको समझ में आई। अब साहब यहाँ पे हमने एट्रोपिन की बात कर ली, हमने हार्ट की बात कर ली, हमने प्री सिनेप्टिक M1 और M2 रिसेप्टर की बात कर ली। ठीक है, हमने ये भी देखा कि साहब जो प्री सिनेप्टिक जो प्री सिनेप्टिक M1 रिसेप्टर होता है और ये प्री सिनेप्टिक M2 रिसेप्टर होता है, जनरली इसका जो कार्य होता है, प्री सिनेप्टिक M1 रिसेप्टर का काम होता है कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाना, और इसका काम होता है एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करना। लेकिन हमने यहाँ पे ब्लॉकर दिया था, एट्रोपिन क्या एंटीकोलिनर्जिक है, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब ये उल्टा काम करेगा, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे तो कम होएगा, और अगर ये ब्लॉक होएगा तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे इंक्रीज होएगा, और ये M2 ज़्यादा होते हैं तो आपका ये बहुत ज़्यादा होगा। ये आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। यहाँ पे हम जो तीसरा देखते हैं, हमने सबसे पहले स्टमक की बात कर ली, हार्ट की बात कर ली, अब ब्रोनकस की बात भी कर लेते हैं। किसकी बात, ब्रोनकस। आप सभी जाते हैं ब्रोनकस पे कौन सा रिसेप्टर होता है, बताओ फटाफट। यहाँ पे M3 रिसेप्टर होता है। हम पैरासिम्पैथेटो लाइटिक ड्रग पढ़ रहे, मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, आपका M3 ब्लॉकर की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, M3 ब्लॉकर की बात करेंगे। ये M3 को कौन ब्लॉक करता है, इसको पैरासिम्पैथेटो लाइटिक लाइटिक ड्रग की बात करें, जो कि क्या करेगी, जो कहीं ना कहीं M3 को ब्लॉक करने वाली है। ठीक है, अब साहब ये दवा कौन कौन सी होती है, ये दवा करती क्या है ये देखते। अगर आपने ये दवा दी, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक दवा दी, तो ये क्या करेगी, डायलेट करेगी। क्या करेगी, डायलेट करेगी। डायलेट करेगी किसको, ब्रोनकस को। और अगर इसको, ये ब्रोनकस जो है इसको डायलेट करेगी तो कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, अस्थमा वगैरह में, यूज इन अस्थमा में यूज करते हैं। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रही है। अब साहब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ दवाओं के नाम लिखेंगे। आइप्राट्रोपियम 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 आइप्राट्रोपियम। एक होता टायोट्रोपियम टायोट्रोपियम ट्रोपियम टायोट्रोपियम। तो ये जो दो दवाइयां हैं इनके बारे में हमने क्या अभी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आइप्राट्रोपियम की। आइप्राट्रोपियम की बात करते हैं, आइप्राट्रोपियम ट्रोपियम। जो आइप्राट्रोपियम जो दवा होती है, ये क्या होती है, फास्ट एक्ट करती है। क्या होती है, फास्ट एक्ट करती है, यानी फास्ट एक्टिंग दवा है। और अगर ये फास्ट एक्टिंग दवा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, यूज इन अक्यूट केस, यानी कोई सडन कोई केस उत्पन्न हुआ हो तो उस केस के अंदर हम आइप्राट्रोपियम यूज
कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में। अब हम हाइपरट्रोपियम की एक बात और कर लेते हैं कि ये M3 ब्लॉकर तो है ही। क्या है? M3 ब्लॉकर तो है ही। और M3 को ब्लॉक करके क्या करती है? ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंको ब्रोंको डायलेशन। साथ ही ये M2 को भी क्या करती है? ब्लॉक करती है। साथ ही M2 को भी ब्लॉक करती है। और M2 को ब्लॉक करके बताओ क्या करेगी? अगर M2 काम करेगा, M2 स्टिमुलेट होएगा तो हार्ट रेट बढ़ती है। लेकिन M2 ब्लॉकर की समान काम करती है तो ये क्या करेगी? हार्ट रेट को बढ़ाएगी। M2 क्या करती है? हार्ट रेट को कम करती है ना। तो हार्ट रेट को कम करती है, M2 ब्लॉक कर दिया, हार्ट रेट बढ़ेगा, टेकिकार्डिया होएगा। कॉज कॉज टेकिकार्डिया। अब साहब हमने हाइपरट्रोपियम मरीज को दिया, आप वार्ड में काम कर रहे थे, जनरल मेडिसिन वार्ड में आप काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको हाइपरट्रोपियम का आप इनहेलेशन दे दो, ठीक है। तो आपने एक एम्पूल तोड़ा, 2 एम्पूल तोड़ा, हाइपरट्रोपियम की भाप उसको दे दी, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो। साहब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है। आपने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा है, मरीज का हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? तो फिर आप उस डॉक्टर साहब को बताना है कि सर मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप पास में खड़े थे, कि ये M2 ब्लॉकर के समान भी काम करती है। M3 ब्लॉकर तो है ही, M2 ब्लॉकर के समान भी काम करती है और टेकी कार्डिया कोज करवाती है। यहाँ तक समझ में आया। अब हाइपरट्रोपिक की बात कर ली, अब टायोट्रोपियम की बात कर लेते हैं। टायोट्रोपियम, ऐसा लग रहा है ना ओपियम ओपियम, ठीक है, लेकिन हम टायोट्रोपियम की बात कर रहे हैं। टायोट्रोपियम टायोट्रोपियम की बात करते हैं तो ये टायोट्रोपियम जो दवा होती है ये M1 एंड M3 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, ठीक है। अगर M1 और M3 को ये ब्लॉक करेगी, मतलब इसका M2 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। और अगर M2 पे इफेक्ट नहीं होने वाला है तो हम जनरली इसका यूज कर सकते हैं। कोई पेशेंट है, उसको टेकीकार्डिया हो रखा है पहले से, तो आप उसमें हाइपरट्रोपियम मत दो, क्योंकि हाइपरट्रोपियम जैसे ही दोगे उसको टेकीकार्डिया और देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लो कि नो इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, दिल की धड़कन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये हमने तीसरा पढ़ा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर लेते हैं, 4th नंबर, यूरिनरी ब्लैडर। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है? साहब यहाँ पे M3 रिसेप्टर होता है। अगर मैं बात करूँ M3 जनरल अगर स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और अगर M3 को ब्लॉक कर दिया जाए, M3 को हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इस जो ब्लेडर पे जो M3 है इसको हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या होएगा ब्लेडर के साथ? क्या घटना घटने वाली है ब्लेडर के साथ? बताइए फटाफट। कहीं ना कहीं जो ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। जो ब्लेडर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा, वो बिल्कुल ढीला होने वाला है, रिलैक्स होने वाला है। तो मतलब मैं लिख दूं कि यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा। कैसे? जो ब्लेडर इतना था पहले, अब ठीक है, वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। अब इसमें यूरिन की मात्रा क्या होगी? इकट्ठी ज़्यादा होगी। ये यूरिन रिटेंशन का ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। ये यूरिन को बाहर की तरफ नहीं निकालेगा, ये अपने अंदर यूरिन को और ज़्यादा इकट्ठा करना कोशिश करेगा, क्योंकि रिलैक्स हो चुका है ब्लेडर। क्यों रिलैक्स हो चुका है? क्योंकि M3 ब्लॉक कर दिया गया है। समझ में आई? M3 ब्लॉक कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। एक मरीज है, वो कैसा है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी, आपने इसका नाम सुना होगा। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोपिया वाले पेशेंट के अंदर हम अवॉइड करना है, इसमें क्या करना? अवॉइड करना M3 ब्लॉकर को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है।
ऐसा हमने क्यों करा? ऐसा हमने क्यों करा? ऐसा हमने इसीलिए करा क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी वाले मरीज में क्या होता है, जो आपकी बिनाइन है ग्लैंड है, वहाँ पे आपको बिनाइन प्रोस्टेट प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वहाँ पे आपको थोड़ा सा सूजन देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। मतलब जैसे ये यूरिन पास आउट का मार्ग है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे प्रोस्टेट वाले पार्ट में ऐसे सूजन देखने को मिलती है। तो यहाँ क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, पेशाब या यूरिन बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है। अब साहब आपने क्या किया, M3 ब्लॉकर दे दिया। M3 ब्लॉकर दे दिया तो जो ब्लेडर पीछे की तरफ यहाँ पे एक ब्लेडर है, इसने पहले तो क्या किया, बहुत ज़्यादा यूरिन इकट्ठा कर लिया, क्योंकि क्या हो चुका था, M3 ब्लॉकर की सहायता से रिलैक्स हो चुका था। अब साहब रिलैक्स भी हो चुका है। अब इससे क्या हुआ, यूरिन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइपर क्या हो गया, प्लेजिया हो चुका, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया हो चुका है। एक ऐसी कंडीशन आने वाली है कि पेशेंट को पेन होएगा बहुत ज़्यादा, पेशेंट को दर्द होएगा, पेशेंट चीखेगा, आपको बुलाएगा, कहाँ है वो नर्स जिसने मेरे साथ ऐसा किया, जिसने मुझे ये दवा दी, और आपकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, वो अगले वाले नर्स को पकड़ने वाला है। फिर क्या करें, ऐसा क्या करें? तो आपको पता है यहाँ पे एक अल्फा 1 रिसेप्टार भी होता है। अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी वाले पेशेंट में अगर M3 ब्लॉकर देना ही है तो आप साथ के अंदर अल्फा 1 ब्लॉकर भी ऐड कर दो। इससे क्या होएगा, इससे यहाँ से रास्ता थोड़ा खुलेगा, और रास्ता थोड़ा यहाँ से खुलेगा तो क्या होएगा, पेशेंट को थोड़ा यूरिन धीरे धीरे निकलता रहेगा, पेशेंट को आराम मिलता रहेगा। यहाँ तक समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे, हम आपका फोर्थ वाला यूरिनरी ब्लैडर वाला पढ़ रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर पे M3 होता है, उसको हमने ब्लॉक किया है। क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि हम पैरासिम्पेथेटोलाइटिक ड्रग पढ़ रहे हैं जो कि ब्लॉक करती है। ऑलमोस्ट M1 M2 M3 ब्लॉकर हम पढ़ रहे हैं अगर जनरली देखा जाए तो। अब साहब यहाँ पे कुछ दवाइयों के नाम हम लिख लेते हैं। एक होता है सॉफ्ट, SOF, सॉफ्ट ब्लैडर, सॉफ्ट ब्लैडर, ठीक है, सॉफ्ट ब्लैडर। पहला जो है वो है सोलीफेनासिन, इसका नाम है सोलीफेनासिन, ठीक है। ओ से क्या होने वाला, ऑक्सीब्यूटाइनिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन। एफ से फ्लोरोजेटिन, फ्लेवो या जेट, फ्लेवोजेट। ट्रोस्पियम। एक होती है आपका टोलटेरोइड, टोलटेरोइड, सॉरी, टोलटेरोडीन। ओ ब्लेड डर, ब्लेड से डर मतलब ब्लेड, मतलब जो ब्लेड होती है जिससे अपन सेविंग करते हैं, तो ब्लेड से डर, डर डर से आपको याद करना है डेरी, डर से आपको याद करना है डेरी फेनासिन, फेनासिन, डेरी फेनासिन। तो ये क्या है, ये कुछ दवाइयाँ है। ये कहाँ काम करती है, यूरिनरी ब्लैडर पे काम करती है। वहाँ क्या काम करती है, वहाँ पे M3 रिसेप्टर होता है, उसको ब्लॉक कर देती है। उसको ब्लॉक करके क्या काम करती है, ये उसको ब्लॉक करके कहीं ना कहीं जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स है उनको रिलैक्स करती है। फिर रिलैक्स करने से क्या होएगा साहब, जो यूरिन है, अगर किसी को यूरिन इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत है, पेशाब कंटिन्यू निकलता जा रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, तो ये उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम करेगी, ये रिलैक्स करेगी। यूरिन ब्लैडर में ज़्यादा भरने वाला है क्योंकि यूरिन रिलैक्स हो चुका है। कहाँ नहीं देना है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रोपी हाइपरप्लेजिया में हमें ये नहीं देना है। यहाँ आपको समझ में आई? अब साहब हम कुछ सेलेक्टिव वेसिको सिलेक्टिव पढ़ेंगे, कुछ दवाई पढ़ेंगे जो कि मोस्ट या वेसिको सिलेक्टिव, मोस्ट वेसिको सिलेक्टिव ड्रग है। लिख लो, मोस्ट वेसिको, वेसिको सेलेक्टिव ड्रग, मोस्ट वेसिको सिलेक्टिव ड्रग। इन 500-600 दवाओं में से ही हम कुछ पढ़ने वाले हैं। एक सोलीफेनासिन, सोलीफेना सोलीफेनासिन, एक डेरीफेनासिन, डेरीफेनासिन,
डेरिफेनासेन, ठीक है। ये दवाइयाँ कहाँ काम करती है? ये दवाइयाँ केवल और केवल यूरिनरी ब्लैडर पे काम करने वाली है। कहाँ काम करने वाली? यूरिनरी ब्लैडर पे काम करने वाली है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रोस्पियम ड्रग भी पढ़ी थी हमने, ट्रोस्पियम। ट्रोस्पियम, इस दवाई के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ने वाले हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, यानी नॉट क्रॉस, ठीक है। तो एक चीज बताइए, ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती तो इसके क्या सीएनएस के साइड इफेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे? साहब सीएनएस के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। तो हम लिख ले कि नो नो सीएनएस साइड इफेक्ट, कोई सीएनएस साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। और साहब ये किसके थ्रू निकलती है? एक्सक्रीट किसके थ्रू होती है? ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो हम क्या करेंगे, किडनी फेलियर मरीज में ये देंगे क्या? नहीं, हम किडनी फेलियर मरीज में ये नहीं देने वाले। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं कि एक्सक्रीटेड इन यूरिन, सो नॉट यूज इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वाले मरीज में हम क्या करेंगे, ट्रोस्पियम दवा का प्रयोग नहीं करने वाले। तो हमने चार बातें पढ़ ली है, चार जगह हमने पढ़ लिया है। हमने आपका स्टमक भी पढ़ा, हमने हार्ट रेट पढ़ा, ब्रोनकस पढ़ा, और फाइनली हमने कहीं ना कहीं आपका ब्लेडर भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ग्रंथिया, ग्लैंड्स, पांचवा। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है? M3 रिसेप्टर होता है। क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों ब्लॉक करना पड़ेगा? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग। तब हमने क्या किया, हमने M3 को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, जो कि ग्लैंड्स पे होता है। M3 ब्लॉक कर दिया हमने यहाँ पे। M3 अगर स्टिमुलेट होता है तो सिक्रेशन को बढ़ाता है, लेकिन M3 ब्लॉक कर दिया तो कहीं ना कहीं सिक्रेशन कम होएगा। तो हम क्या करेंगे, सिक्रेशन क्या होने वाले? कम होने वाले। अब सब सिक्रेशन कम हो चुके, सिक्रेशन क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। तो आंखें गीली होएगी या सूखी होएगी? ड्राई आई होएगी। तो मैं लिख लूं कि साहब ड्राई, ड्राई आई देखने को मिलेगी। माउथ भी ड्राई होएगा, ड्राई माउथ। स्किन भी ड्राई होएगी, ड्राई स्किन, ठीक है। तो एक चीज बताइए, आपने M3 जो कि ग्लैंड्स पे होता है उसको ब्लॉक किया तो आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं जनरली ये कह दूं कि ये M3 ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट है, यानी एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ M3 ब्लॉकर, ठीक है। M3 ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट होने वाले। अब आपने क्या किया, एक बच्चे में ये दवा दे दी, ये M3 ब्लॉकर आपने क्या दे दिया, बच्चे में दे दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आपने चिल्ड्रन में, एक छोटा बच्चा था, आपने उसमें क्या दे दिया, M3 ब्लॉकर दे दिया, ठीक है। अब साहब अगर M3 ब्लॉकर दे दिया तो उस बच्चे को पसीना नहीं आने वाला, यानी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा स्वेटिंग, ठीक है। और आपको याद होगा, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या पढ़ा होगा, इवापोरेशन। क्या होता है इवापोरेशन? कि जो मरीज है उसके ऊपर पसीना होता है, ठीक है, स्वेट होती है। तो वो पसीना क्या करता है, जब हवा में उड़ता है या हवा में घुलता है तो अपने साथ टेम्परेचर को भी लेके जाता है। हाँ, इवापोरेशन का मतलब यही होता है कि कोई मरीज को अगर पसीना आ रहा है तो ये पसीना जब सूखता है तो अपने साथ बॉडी टेम्परेचर को भी ले जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर कम होने वाला है पसीने से। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इस बच्चे के अंदर पसीना ही कम हो चुका है, पसीना नहीं आ रहा। स्वेटिंग, जो स्वेट ग्लैंड होती है वो कम काम कर रही है, स्वेटिंग बहुत कम हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, आप बताइए मुझे। उस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट को फीवर आएगा,
बच्चे को फीवर आएगा क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर वो कम नहीं हो रहा। किसकी वजह से कम नहीं हो रहा? क्योंकि इवापोरेशन तो हो ही नहीं रहा है। और अगर फीवर आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि उसको हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इंडिकेटेड है जिस चाइल्ड के अंदर, इन चाइल्ड के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आपका क्या M3 ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बोलो समझ में आया? तो ये स्वेट ग्लैंड पे किस प्रकार काम करता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। सिक्रेशन ग्लैंड जो होती है उन पे कैसे काम करता है मैं आपको बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे M3 ब्लॉकर आपने दिया। अब साहब हम यहाँ पे कुछ और पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हम पढ़ेंगे। एक बात होती है, एक कंडीशन है, किसी मरीज को आपने इनहेलेशनल एनेस्थीसिया दिया। ठीक है, आपने इनहेलेशनल क्या दिया? उसको एनेस्थीसिया दिया। अब ये जो दवा है, ये एनेस्थीसिया जो दवा है, ये फेफड़ों में जाएगी, वहाँ पे सीलिया होएगा, तो सीलिया के काम को प्रभावित करेगी, सीलिया के मूवमेंट को कहीं ना कहीं रोकने वाली है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले। क्यों पढ़ने वाले? आइए देखते हैं। हमें पता है कि ये क्या है? एक पेशेंट का ब्रोंकस है। क्या है? एक पेशेंट का ब्रोंकस है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें कुछ सीलिया देखने को मिलेगा। सीलिया क्या करते? सर ये मूवमेंट करते, मूवमेंट करके क्या काम करते? ये जो आपके लंग्स है उनमें कोई सिक्रेशन है तो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, शरीर से बाहर निकालते। कौन? ये सीलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। साहब यहाँ पे आपने इनहेलेशन दिया, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया दिया। ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है फंक्शन ऑफ सीलिया, डिक्रीज करता है फंक्शन ऑफ सीलिया। फंक्शन ऑफ सीलिया को क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब इसने सीलिया के फंक्शन को ही कम कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, जो म्यूकस इकट्ठा हुए, जो सिक्रेशन इकट्ठा वो रिमूव होंगे? नहीं होंगे। तो लिख लो कि सिक्रेशन नॉट रिमूव्ड, नॉट रिमूव। ठीक है, अब साहब इतना कुछ हो चुका है तो एयरवे ब्लॉक भी तो हो सकता है। तो चांस ऑफ एयरवे ब्लॉकेज, इतना कुछ हो सकता है। मरीज में एनेस्थीसिया देने के बाद इतना कुछ हो सकता है। उसका श्वास नली बंद हो सकता है, म्यूकस के कारण चोकिंग हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पहले ही कर दो, एनेस्थीसिया देने से पहले ऐसा कुछ कर दो कि ये सिक्रेशन जो आ रहा है ये कम हो जाए। और ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट से ही हो सकता है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट से ही होता है। तो आप यहां लिख लो कि बिफोर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया बिफोर एनेस्थीसिया आप क्या यूज करो? एंटी कोलिनर्जिक यूज करो, एंटी कोलिनर्जिक। और ये एंटी कोलिनर्जिक क्या करेगा? ये कम कर देगा किसको? सिक्रेशन को। समझ में आया? ये क्या कर देगा? ये सिक्रेशन को भी कम करने वाला है। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हमने 5 सिस्टम पढ़ लिया आपके, छोटे छोटे टॉपिक। अब छठे पे चलते हैं हम, आंखों पे। हम छठे पे चलते हैं, आंखों पे। आई, एक बात बताइए, पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिव होता है, या पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग हमने पढ़ी थी, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्यूपिल को क्या किया था? मियोसिस ये किया था या छोटा किया था? पिन पॉइंट प्यूपिल की तरफ हम गए थे ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पोजीशन में। मतलब अगर प्यूपिल को छोटा करना हो तो कोलिनर्जिक इफेक्ट, और प्यूपिल को बड़ा करना हो तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है,
तो जो इस पे कौन सा रिसेप्टर होता है साहब, M3 रिसेप्टर होता है। ये अगर स्टिमुलेट होता है क्या करवाता है, ये मियोसिस करवाता है। क्या करवाता है, मियोसिस करवाता है। अब साहब आपने क्या दिया, आपने M3 ब्लॉकर दिया। ये क्या काम करेगा, ये उल्टा काम करेगा, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट लेके आएगा। तो माइड्रियसिस, माइड्रियसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, माइड्रियसिस करवाएगा कौन, M3 ब्लॉकर। अब याद करिए, जब हमने एंजल एंजल क्लोजर ग्लूकोमा एंजल क्लोजर ग्लूकोमा की बात की थी, तो हमने आंखों में मियोसिस करवाया था। हमने मियोसिस करवाया था, और मियोसिस करवा के कहीं ना कहीं जो एक्वस ह्यूमर है उसके ड्रेनेज को हमने सही किया था। उसके ड्रेनेज को हमने बिल्कुल अच्छा किया था, ताकि इंट्रा ओकुलर प्रेशर कम हो जाए, ऐसा हमने कुछ किया था। ऐसा करने से क्या हुआ, आंखों में आईओपी कम हो गया और पेशेंट को फायदा मिला, पेशेंट को दर्द नहीं हुआ मियोसिस करने से। लेकिन साहब ये जो M3 ब्लॉक होने से ये क्या करवा रही है, माइड्रेसिस करवा रही है, आंखों को बड़ा बड़ा करवा रही है। मतलब ये कि एंजल क्लोजर ग्लूकोमा में आप माइड्रेसिस नहीं करवाएंगे। मतलब M3 ब्लॉकर एंजल क्लोजर ग्लूकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। समझ में आई। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एंजल क्लोजर ग्लूकोमा। एंजल क्लोजर ग्लूकोमा में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहां तक आपको समझ में आई। ओके, एक बात और पढ़ते हैं। साहब आप वार्ड में काम कर रहे थे, कौन से वाले वार्ड में काम कर रहे थे आप, आई या IOPD बोल दो, या आप जनरल मेडिसिन वाले वार्ड में काम कर रहे थे। तो एक डॉक्टर था, उसने देखा कि मरीज की आंखों में कुछ समस्या है। मरीज की आंखों में कुछ समस्या, मरीज को देखने में दिक्कत आ रही है, मरीज बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी आंखों में कुछ समस्या, डॉक्टर साहब देखिए। डॉक्टर साहब को उसने बता तो दी प्रॉब्लम, लेकिन आंखों की समस्या दूर नहीं हो रही है, क्योंकि वो मेडिसिन का JR था, मेडिसिन का डॉक्टर था। अब उसने आंखों वाले डॉक्टर को बोला, रेफरेंस भेजा आंखों वाले डॉक्टर के पास, एक कागज़ के अंदर, एक एप्लीकेशन लिख के अंदर, और वो डॉक्टर या HA के थ्रू आई वाले डॉक्टर के पास चली गई फाइल। तो वो जो डॉक्टर है, आई वाला डॉक्टर, वो ये बोलता है कि इस मरीज को कहीं ना कहीं आप एट्रोपिन हो गया या कुछ दवाई इसकी आंखों में डालो, ठीक है, ट्रोपिकामाइड कुछ होगी, ऐसी दवाई होगी, तो इसकी आंखों में डालो और इसकी आंखों को क्या करो, कहीं ना कहीं डायलेट करो। तो वो ये बोलता है कि आप ये डायलेट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि साहब ऐसा करने से आंखें बड़ी बड़ी होएगी। ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी होएगी तो वो आसानी से फंडोस्कोपी कर सकता है। तो बोलता है कि आप 15 मिनट में एक बार डालिए, 10 मिनट में 2 बूंद डालिए, तो आप मरीज के साथ ऐसा करिए। तो क्या हुआ, जनरली क्या होता है, जनरली जैसे मान के चलो एक डायग्राम बनाते हैं, ये क्या है, आंखों का लेंस है, और आंखों का लेंस के पास में ये क्या है, ये सीलियरी मसल्स होने वाली, क्या है ये, सीलियरी मसल्स होने वाली है। अब इस सीलियरी मसल्स के आगे यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का आइरिस देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है, ये आइरिस है। क्या है, ये आइरिस होने वाला, आइरिस। ठीक है, सेम इधर भी ये आइरिस होने वाला है। ठीक है, ये आइरिस हो गया। ओके, अब यहाँ पे आगे आप कॉर्निया जानते ही हो, आगे की तरफ कॉर्निया होता है, आगे की तरफ कॉर्निया है। अब कोई भी बंदा देखता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ से प्रकाश जाता है कॉर्निया के थ्रू, यहाँ से गुजरता है, और वो कहीं ना कहीं रेटिना पे फोकस होता है, और वो ऐसे देखता है। रेटिना पे इसका चित्र बनता है, इमेज बनता है, और वो बंदा देखता है। लेकिन अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला है हमें फंडोस्कोपी करनी है, आंखों को बड़ा करो, आंखों में माइड्रेसिस निकालो, आई माइड्रेटिक करो आंखों को। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में हमें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ना, और ये कॉपी हो गया, और तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ डायग्राम, ये लो। अब इस डायग्राम में कुछ चेंज करेंगे अपन, क्या चेंज करेंगे साहब, थोड़ा आंखों को बड़ा बड़ा बनाएंगे, आंखों को बड़ा बड़ा बनाएंगे, ये लो, ये लो, इसको हटा दिया। ठीक है, अब जो था आपकी आंखें, वो यहाँ पे देखो, ये लो, पहले से बड़ी बड़ी हो गई आंखें,
क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरिस का ही तो कमाल होता है। ठीक है, ये आयरिस तो खिंचता है, आयरिस ही तो बड़ा छोटा होता है। अब आंखें आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्यूपिल डायलेट हो चुकी है, आंखें बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई। अब जो डॉक्टर है वो आएगा, वो फंडोस्कोपी करेगा, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, माइड्रेसिस करवाते हैं हम किस में, फंडोस्कोपी में। तो मैं लिख लूँ कि माइड्रेसिस ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी में क्या करते हैं, आंखों को डायलेट किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा डायग्राम हम और बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे पुराने वाले डायग्राम को पेस्ट कर देते हैं। हमने इस डायग्राम को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या देखेंगे हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीलियरी मसल्स। इस सीलियरी मसल्स पे क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको बोलते हैं M3 रिसेप्टर। ये M3 रिसेप्टर काम क्या करते हैं, ये M3 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं लेंस को खींचते हैं और लेंस को ढीला करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब लेंस खिंचता है और रिलैक्स होता है तो कहीं ना कहीं उसकी फोकस लेंथ चेंज होती है। इससे क्या होता है, इससे जो मरीज होता है वो जो चित्र होता है, उसके जो रेटिना पे जो चित्र बनता है, डायग्राम बनता है, उस चित्र को अच्छे से देख पाता है। ठीक है, और अपनी फोकस लेंथ को अपने अनुसार सेट करता है, और दूरी पे कोई चित्र बना उसको अच्छे से देखता है, पास पे कोई चित्र बना उसको अच्छे से देखता है। ऐसा वो किस प्रकार कर पाता है, वो M3 रिसेप्टर जो कि सीलियरी मसल्स पे होता है उसको यूज करके करता है। अब साहब हमने क्या दिया, हमने एंटी कोलिनर्जिक दिया। हमने इस M3 को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। M3 को ब्लॉक कर दिया तो ये जो सीलियरी मसल्स अब काम नहीं करेगी, नॉट वर्क। क्या करेगी, नॉट वर्क। और अगर सीलियरी मसल्स काम नहीं करेगी तो जो पेशेंट है उसको कैसा दिखाई देगा, उसका जो विजन होने वाला वो ब्लड होने वाला है। कैसा विजन होने वाला, ब्लड विजन होने वाला। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ब्लड विजन। किसी को एंटी कोलिनर्जिक दवा चल रही है तो उसकी आंखों में उसको कैसा दिखाई देगा, उसको ब्लड विजन देखने को मिलने वाला है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब कुछ दवाइयों के नाम पढ़ लेते हैं हम। कौन कौन सी दवाइयां होती है जो कि जनरली M3 को ब्लॉक करती है, जो कि आंखों में पाया जाता है। पहला तो एट्रोपिन पढ़ लो। एट्रोपिन हमने क्या किया, पहला पढ़ लिया। एक मैंने अभी पीछे थोड़ा बोल के आया था, ट्रोपिकामाइड। प्रो प्रोपिकामाइड दवा। एक होती है साइक्लोपेंटोलेट। एक दवा कौन सी होती है, साइक्लोपेंटोलेट दवा। एक होती है होमेट्रोपिन। होमेट्रोपिन होमेट्रोपिन दवा। तो ये कुछ 4 दवा होती है जो कि आंखों में काम करती है, और आंखों में कहीं ना कहीं काम करके ये क्या करती है, आंखों में काम करके कहीं ना कहीं, और ठीक है, तो आंखों में काम करती है, ये M3 को ब्लॉक करती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा? ओके, हमने पूरे 6 सिस्टम पूरे कर लिए पैरासिम्पेथेटोलाइटिक ड्रग के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा वाला, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका CNS वाला। CNS पे किस प्रकार काम करती है, CNS पे किस प्रकार काम करती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इस 7वां होने वाला CNS पे किस प्रकार कायम करती है। एक दवा होती है हायोसिन। हायोसिन हायोसिन इसको अभी हमने पढ़ा भी था, इसको पोलेमाइन। ये क्या थी, इसको पोलेमाइन अभी हम पढ़ के आए। M2 ब्लॉकर ऐसा कुछ भी पढ़ा था हमने, हार्ट रेट के रिगार्डिंग हम पढ़ के आए पीछे भी, आंखों पे भी काम करती है। ठीक है, तो इसको पोलेमाइन की हम बात करते हैं। ये क्या होती है, CNS से डिप्रेशन, CNS को डिप्रेस करती है। CNS डिप्रेसेंट है ये क्या है, CNS डिप्रेसेंट ड्रग है, CNS को डिप्रेस करती है। तो आइए हम CNS को कब डिप्रेस करवाएंगे, पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में CNS को डिप्रेस कर दो, पेशेंट को वोमिट नहीं होएगा। आइए स्टार्ट करते हैं।
पेशेंट को क्या हुआ, मोशन सिकनेस हुआ, मोशन सिकनेस हुआ, क्या हुआ, मोशन सिकनेस हुआ। इससे क्या होगा, मोशन सिकनेस से वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होएगा, वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होएगा, एक्टिव होएगा। ठीक है, अब ये वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिव होएगा तो आपने सीटीजेड रिसेप्टर की बात सुनी होगी, सीटीजेड को सुना होगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगन जोन। तो ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगन जोन होता है ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होता है, और अगर ये स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग होती है, क्या होती है, वोमिटिंग होती है। अब हमें क्या करना है, फायदा लेके आना मरीज को, हमें वोमिट नहीं करने देना है। तो आप क्या करेंगे, आप वोमिट रोकने के लिए मरीज को हायोसिन देंगे। ये क्या करेगा, सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, और सीएनएस को अगर डिप्रेस कर देगा तो सीटीजेड स्टिमुलेट नहीं होएगा, और अगर सीटीजेड स्टिमुलेट नहीं होएगा तो नो वोमिटिंग, नो वोमिटिंग, उसको उल्टी नहीं होगी, वॉमिट नहीं करेगा मरीज। तो ये हायोसिन का हो गया। एक और कंडीशन होती है, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा माउंटेन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस। कोई बंदा है माउंटेन की चढ़ाई करता है, ठीक है, तो उसको ये इसको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, वहां पे ऑक्सीजन का तो कमी होता है, ऑक्सीजन का कमी होने से क्या होता है, तब ऑक्सीजन का कमी होने से उस मरीज का जो ब्रेन ये बोलता है कि हाइपर वेंटिलेट कर, तो मरीज हाइपर वेंटिलेट करता है। अगर हाइपर वेंटिलेट करेगा तो इससे क्या होएगा, बोलो फटाफट। अगर मरीज हाइपर वेंटिलेट करेगा तो उस कंडीशन के अंदर उसको एक तो जो CO2 लेवल है, जो CO2 लेवल है शरीर से ज़्यादा बाहर निकलेगा, CO2 का कमी होएगा, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन CO2 के रूप में बाहर भी तो निकल रहा है। तो ये CO2 जब शरीर से बाहर निकलेगा, शरीर से बाहर निकलेगा, और CO2 का जो नेचर होता है, ये कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। CO2 का शरीर से बाहर निकलना एसिडिक नेचर होता है। अब साहब उसका एसिडिटी कहीं ना कहीं शरीर से बाहर निकल रहा है, CO2 शरीर से बाहर निकल रहा है, क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, मरीज बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है तो शरीर से CO2 बाहर निकलेगा, एसिडिटी होएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आप क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो गया मरीज को। क्यों हो गया, क्योंकि CO2 के रूप में एसिडिटी शरीर से बाहर निकल रही है, एसिडिटी शरीर से बाहर निकल रही है, उसको क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हुआ है। अब यहाँ पे हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं माउंटेन सिकनेस के अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस वो है एसेटाजोलामाइड, एसेटाजोलामाइड, एसेटाजोलामाइड। ये एसेटाजोलामाइड क्या है, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, कार्बोनिक 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 एनहाइड्रेज, कार्बन एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या काम करता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये यूरिन को एल्केलाइन बनाता है, यानी यूरिन एल्केलाइन हो चुका है, यूरिन के थ्रू एल्केलाइन बाहर निकलने वाला है, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, एसिड छोड़ के जाएगा। मतलब जो ब्लड में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड में एसिडिटी देखने को मिलेगा। कौन सी वाली एसिडिटी, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडिटी देखने को मिलेगा, इसमें ब्लड में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू एल्केलाइन सॉल्यूशन बाहर की तरफ जा चुका है। ये वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। तो अब इधर से देखो तो आपका ब्लड मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो रेस्पिरेटरी के थ्रू एल्केलोसिस इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ,
माउंटेन सिकनेस के अंदर आपने क्या दिया, एसेटाजोलामाइड दिया जो कि कार्बोनिक एनहाइड इनहिबिटर है। ये क्या है, वैसे जनरल देखा है तो एक डाययूरेटिक ही तो है, ठीक है। डाययूरेटिक के टॉपिक में ही तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डाययूरेटिक है, उस केस के अंदर एसेटाजोलामाइड दी जाती है। ये करती क्या है, ये कहीं ना कहीं यूरिन को एल्केलाइन बनाती है, शरीर से एल्केलाइन बाहर निकालती है, पीछे क्या छोड़ के चली जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस छोड़ के चली जाती है। माउंटेन सिकनेस की वजह से हुआ क्या था, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हुआ था, बैलेंस हो गई कंडीशन, ओके। माउंटेन सिकनेस वाले कोई मरीज होते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है, उनमें कहीं ना कहीं आप लोगों को माउंटेन सिकनेस वाले जो मरीज होते हैं उनमें सिर दर्द होता है। सिर दर्द क्यों होता है, क्योंकि उस पेशेंट में सीएसएफ का मात्रा ज़्यादा हुआ होगा। अब सीएसएफ का मात्रा ज़्यादा हुआ होगा तो इसको कम कर दे। तो ये जो एसेटाजोलामाइड है, एसेटाजोलामाइड, ये भाई साहब सीएसएफ, कोरोइड प्लेक्सस जानते हो ना, जहां से सीएसएफ बनता है, तो इस सीएसएफ की मात्रा को कम कर देता है और इससे क्या होएगा, HEADACHE नहीं होएगा। हेडेक में उसको क्या मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। तो यहां तक समझ में आया आप सभी को, ठीक है। तो मैंने कुछ 7 सिस्टम की आपके सामने बात करी है। आगे हम देखते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। एक पार्किंसन डिजीज है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। पार्किंसोनिज्म क्या है, सोनिज्म ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। पार्किंसोनिज्म, इसमें क्या होता है, जनरली बात करता हूं, जनरली क्या देखने को मिलता है, जनरली जो एसिटाइल कोलाइन होता है और जो डोपामाइन होता है, ये क्या होते हैं, लेवल में बराबर होते हैं। जनरली ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं एसिटाइल कोलाइन की तो इसके 100 मॉलिक्यूल मैं ऐसे नॉर्मली मान लेता हूं, और डोपामाइन के कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल है। तो इनका बराबर रहेगा तो पेशेंट को कुछ भी नहीं होएगा, पेशेंट नॉर्मल रहेगा। और इस रेशो के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, इसके अंदर अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। समझ में आया। तो अगर ये गड़बड़ देखने को मिलती है, ये इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो इसी को पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अगर एक लाइन लिखना चाहूं तो दिस इम्बैलेंस इज रेस्पॉन्सिबल This imbalance is responsible for symptoms of Parkinsonism. ठीक है। तो अगर ऐसा डोपामिन और एसिटाइलकोलाइन के लेवल में अगर गड़बड़ हो रही है तो पार्किंसोनिज्म देखने को मिल रहा है। जैसे एसिटाइल कोलाइन लेवल, ये डोपामाइन है, इनका लेवल 100 था, इसका लेवल कितना हो गया, इसका लेवल भी 100 था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमने देखा, हमने मापा तो हमें इसका लेवल 50 मिला और इसका लेवल कितना है, 100 है। अब एक बात बताइए, बैलेंस तो बिगड़ चुका है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम बाहर से डोपामाइन दे दें, ऐड कर दे, बाहर से प्लस कर दे, या फिर एसिटाइल कोलाइन एस्टेज को माइनस कर दे बॉडी से। ये दोनों काम करके हम क्या कर सकते हैं, इस बैलेंस को बराबर कर सकते हैं। और ये जब बैलेंस होएगा तो फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, फिर से कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती है, और उन दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन पे है। बेंज हेक्सोल, एक होता है आपका बेंज ट्रोपिन, ठीक है। तीसरी जो दवा होती है आपका बाइपेरिडीन, जो दवा होती है वो कौन सी होती है, बाइपेरिडीन दवा होती है। तो ये 3 दवाइयाँ होती है, ये दवाइयाँ कहीं न कहीं आपके बैलेंस बना के रखती है एसिटाइल कोलाइन और डोपामिन के अंदर।
यहां तक समझ में आई? ओके। अब साहब हम थोड़ा बहुत कुछ रिवीजन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे। रिवीजन कौन सा? अगर पॉइजनिंग होती है, अगर पॉइजनिंग होती है किसकी? पहली पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस की, ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट बोल सकते हो या कार्बामेट। अगर इनकी पॉइजनिंग होती है तो याद करिए आपने क्या दिया था, एट्रोपिन दिया था, एट्रोपिनाइजेशन याद है? एट्रोपिन, एट्रोपिन दिया था, ड्रग ऑफ चॉइस थी। ऑक्जाइम ड्रग ऑफ चॉइस नहीं था, एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होने वाला था वहां पे, है ना। एक होती है, आपने सुना होगा, दूसरा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना, बेलाडोना। जो एट्रोपा बेलेडोना होता है इसकी पॉइजनिंग में, या जिसको धतूरा भी बोलते हैं, धतूरा, धतूरा, तो इसकी पॉइजनिंग में दिया जाता है फिजियो स्टिगमाइन। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो तो याद होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, एक मशरूम होती है, मशरूम की अगर पॉइजनिंग होती है तो अर्ली केस में अगर मशरूम की पॉइजनिंग देखने को मिले, जैसे मशरूम खा लिया और तुरंत उसको पॉइजनिंग हो गई, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। यानी अर्ली मशरूम, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। तो इस केस में भी हम क्या यूज करेंगे? इस केस के अंदर हम एट्रोपिन, एट्रोपिन यूज करने वाले हैं। यहां तक समझ में आया? एट्रोपिन यूज करने वाले हैं किसके अंदर? अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यहीं तक पढ़ते हैं। आपका ये पैरासिम्पेथेटोलाइटिक ड्रग पूरा हुआ। ओके, थैंक यू।